नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। खबर लखनऊ से। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज से विधानसभा वार होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। सांसद, मंत्री और पार्टी पदाधिकारी सम्मेलन करेंगे। 20 सितंबर तक चलेगा बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन। आपको बता दें कि 5 सितंबर से बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज हो चुका है। काशी में सीएम योगी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और पिछली सरकारों पर हमले के साथ साथ सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन अलग अलग जिलों से होंगे और तमाम मंत्रियों ने भी यहां संबोधित किया। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अभियान 15 दिन तक चलाएगी बीजेपी और 20 सितंबर तक ये अभियान चलने वाली है। 20 सितंबर तक ये बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन का अभियान चलेगा। तो बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। विधानसभा वार ये कार्यक्रम होगा। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज हो चुका है। काशी में सीएम योगी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और पिछली सरकारों पर हमले के साथ साथ सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन अलग अलग जिलों से तमाम मंत्रियों ने भी संबोधित किया। इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को अलग अलग तस्वीरें जो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कमान संभाली थी, यहां पर आगाज किया था। राधा मोहन सिंह प्रयागराज में पहुंचे हुए थे और यहां से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। स्वतंत्र देव सिंह, तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां की कमान संभाली थी स्वतंत्र देव सिंह ने। यहां पर निरीक्षण किया था, उसके बाद प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज किया था। उन्नाव की ये तस्वीर है। नोएडा की कमान संभाली थी कौशल किशोर ने और केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई थी कानपुर की और झांसी की जिम्मेदारी, आपको बता दें, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की जिम्मेदारी थी साध्वी निरंजन ज्योति की। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह रहे। उन्नाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कमान मोर्चा संभाला था। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला था। नोएडा में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने मोर्चा संभाला था। तो अलग अलग जगहों की ये तस्वीर जहां पर कल इसका आगाज किया गया था। खबर लखनऊ से। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। आरक्षण घोटाले के विरोध में हजारों लोग पहुंच रहे हैं। लखनऊ भीड़ को बढ़ता देख छावनी में तब्दील कर दिया गया है इको गार्डन। सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। चंद्रशेखर के साथ अभ्यर्थी विधानसभा कूच करेंगे। तो यहां पर अभ्यर्थी पहुंचने शुरू हो गए हैं और यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है। चंद्रशेखर के साथ अभ्यर्थी विधानसभा कूच करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मामला है और अपनी मांगों को लेकर पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी। आरक्षण घोटाले के विरोध में हजारों लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं। तो भीड़ को बढ़ता देख छावनी में तब्दील कर दिया गया है इको गार्डन को। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। कोई क्योस न हो, कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि ये विधानसभा कूच करेंगे अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मामला है और इसी को लेकर, अपनी मांगों को लेकर पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी। आरक्षण घोटाले के विरोध में हजारों लोग पहुंच रहे हैं और इको गार्डन को छावनी में तब्दील किया गया है। विधानसभा की ओर कूच करने वाले हैं सभी। तो जाहिर है इन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी और यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो, कोई स्टैम्पेड ना हो जाए या कोई समस्या ज्यादा ना खड़ी हो जाए, कोई बवाल ना हो जाए, उससे बचने के लिए यहाँ पर तमाम तैयारियां कर दी गई हैं। छावनी में तब्दील कर दिया गया है इस पूरे इलाके को। और नीलेश चौहान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, क्या वहां पर अभी कितनी तादाद होगी अभ्यर्थियों की जो वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को देखा जाए तो लगातार जो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं वो राजधानी के विभिन्न चौराहों पर, विभिन्न जगहों पर जाकर प्रदर्शन कर चुके हैं। चाहे वो शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव करना हो, बीजेपी कार्यालय का घेराव करना हो, या विधानसभा का घेराव करना हो, या मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना हो, ये तमाम पैतरे आजमा चुके हैं जो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं। फिलहाल उनको समर्थन देने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण भी इको गार्डन में पिछले कई दिनों से जमे हुए थे। आज जिस तरीके से इको गार्डन की अगर हम तस्वीरें देखें तो इको गार्डन में हजारों की तादाद में जो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं वो हैं। उसके अलावा भीम आर्मी से जुड़े हुए कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं
जिनकी संख्या की अगर बात की जाए तो हजारों में संख्या है। पूरा इको गार्डन खचाखच भरा हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में इको गार्डन से कुछ देर में कूच करेंगे विधानसभा के लिए। ऐसी जी स्थिति में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। पीएससी के जवानों को जगह जगह तैनात किया गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए और जो अभ्यर्थी हैं वो विधानसभा तक ना पहुंच पाए। अभ्यर्थियों का नीलेश आरोप है कि जो जी 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार ने कराई है उसमें आरक्षण के नियमावली का पालन नहीं किया गया। उसी को लेकर पिछले करीब 3 महीने से लगातार जो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं वो राजधानी में जमे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पूर्ण नहीं की जाती तब तक उनका ये निरंतर आंदोलन चलता रहेगा। जी अब उनको नीलेश, लगातार तमाम अमूमन ये राजनीतिक दलों देखा का जाता है कि जब किसी की मांग होती है, चाहे वो शिक्षकों की है या अभ्यर्थियों की या फिर रोजगार या किसी भी चीज को लेकर अगर मांग होती है और कोई संगठन एकजुट होता है या फिर मान लीजिए ये अभ्यर्थी यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं, जब इनकी मांग तेज होती है और चुनाव नजदीक होता है तो ये सियासी रंग ले लेता है। क्या इस तरह भी कुछ देखने को मिल रहा है? क्या सियासतदान भी यहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं? तो लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको हम बता दें कि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचने के आसार लग रहे हैं। हालांकि आरक्षण घोटाले के विरोध में हजारों लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं और ये माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में विधानसभा की ओर ये कूच करने वाले हैं और चंद्रशेखर की अगुवाई में ये पहुंचेंगे यहाँ पर। इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दिए गए हैं। ये काफी संख्या में अभ्यर्थी हैं जो पहुंच चुके हैं और अलग अलग जगहों पर संगठित होकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। नीलेश, अमूमन ये देखने को मिलता है कि जब इस तरह का प्रदर्शन होता है और चुनाव नजदीक होते हैं तो ये सियासी रंग ले लेता है। क्या कुछ इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने उससे पहले तमाम राजनीतिक दल, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें या भीम आर्मी की बात करें, वो तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो लगातार इको गार्डन पहुंचकर अपना समर्थन शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 2022 से पहले अब इस प्रकरण को भी लेकर राजनीतिक दलों ने सियासत तेज कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि जो ये अभ्यर्थी हैं वो कौन सी पार्टी में किसके पाले में जाते हैं। फिलहाल वो कह पाना मुश्किल है, लेकिन सारे राजनीतिक दल इनको भुनाना चाहते हैं, अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। इस तरीके से चंद्रशेखर रावण पिछले कई दिनों से इको गार्डन में जमे हुए हैं। लगातार उनका कहना है कि जब तक आरक्षण की मांग पूरी नहीं होती है तब तक उनका समर्थन अभ्यर्थियों के साथ रहेगा और लगातार खुद वो और उनके कार्यकर्ता इको गार्डन में जमे रहेंगे। आज की अगर हम बात करें तो आज उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो हजारों की तादाद में शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में विधानसभा घेराव करने के लिए निकलेंगे। उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बना दिया गया है। उसके अलावा जगह जगह चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, भारी संख्या में पीएससी के जवान तैनात किए गए, कहीं किसी भी स्थिति में जो कानून व्यवस्था है वो ना बिगड़ने पाए। तो कहीं ना कहीं आज के अगर हम संख्या की बात करें, जो अभ्यर्थी लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं वो काफी ज्यादा संख्या में है और इको गार्डन पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। नीलेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि काफी तादाद में ये पहुंच चुके हैं और इको गार्डन तो पूरी तरह से भर गया है, क्या यातायात को वहां पर कोई समस्या तो नहीं हो रही है इनके यहाँ संख्या बढ़ जाने से? देखिए, इको गार्डन के गेट पर भारी संख्या में जो पीएससी के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, वो तैनात किए गए हैं, जिन्होंने व्यवस्थाओं को वहां पर दुरुस्त रखा है। फिलहाल गेट को बंद किया गया है ताकि अभ्यर्थी बाहर ना आ पाए। अब से कुछ देर की बाद की तस्वीरों की अगर हम बात करें, अगर अभ्यर्थी बाहर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है यातायात व्यवस्था को डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो काफी ज्यादा है। अगर वो उतनी ज्यादा संख्या में सड़क पर उतर जाएंगे तो कहीं ना कहीं कैंट की ओर जाने वाले रास्ते को डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डाइवर्जन नहीं होगा तो एक लंबा जाम राजधानी वासियों को झेलने को मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अब परिवार का आरोप है कि विभाग की लापरवाही की वजह से मौत हुई है। सुरेश राणा के आगमन पर जबरन ड्यूटी पर बुलाने का आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले। सुरेश राणा की मौजूदगी में तबीयत बिगड़ी थी, ड्राइवर को अस्पताल ले जाने का साधन नहीं मिला था। मेडिकल छुट्टी लेने के बाद भी ड्यूटी पर
ड्राइवर को बुलाने का आरोप लग रहा है। मोटर इंचार्ज अमरीश श्रीवास्तव जबरन ड्यूटी पर बुलाए गए, यह आरोप है। मोटर इंचार्ज ने फोन करके ड्राइवर को सस्पेंड करने की धमकी दी थी। अधिकारी गाड़ी छोड़कर सिविल अस्पताल से फरार हो गए, क्योंकि यहां पर जो परिजन थे उन्होंने जमकर हंगामा मचाया था। अस्पताल परिसर में भी मृतक अशोक के ऊपर 4 बेटियों की जिम्मेदारी थी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्थानीय पुलिस काफी संख्या में मौजूद है। परिवार का आरोप है कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। संपत्ति विभाग में ड्यूटी करते थे। मोटर इंचार्ज अमरीश श्रीवास्तव ने फोन किया कि ड्यूटी में इमरजेंसी में जाना है। राणा मंत्री थे, उनके ड्यूटी में लगाए। मेडिकल लगा था, फिर भी बुलाए ड्यूटी में। बोले कि नहीं जाएंगे ड्यूटी तो छुट्टी मांग रहे थे तो सस्पेंड का बनाने लगते थे। छुट्टी मांगे कोई ड्राइवर तो सस्पेंड का ऑर्डर बनाने लगते थे। मेडिकल लगा था, फिर भी नहीं छुट्टी दिए। हाँ, वहाँ ड्यूटी में थे, एयरपोर्ट लेके जा रहे थे, रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हुई तो मंत्री ने फोन किया होगा मोटर इंचार्ज को कि दूसरी गाड़ी भेजा, तो उसने भेज दिया दूसरी गाड़ी मोटर इंचार्ज ने, अमरीश श्रीवास्तव ने। और घर में किसी को, ना स्टाफ को बताया, किसी को ना स्टाफ को बताया, ना घर में अमरीश श्रीवास्तव ने बताया। मैडम, उनकी ड्यूटी लगी थी, वीआईपी ड्यूटी, और वीआईपी ड्यूटी के दौरान अचानक ये घटना घटी है। बीमार थे, बताया पहले भी इलाज चल रहा था। बीपी और डायबिटीज का प्रॉब्लम था, कुछ हार्ट का भी प्रॉब्लम है, इंजन आया था। ये घटना घटी थी, इसमें हम लोग सब आए हुए हैं। तो चलिए लखनऊ से देखिए संवाददाता अश्विनी द्विवेदी की ये रिपोर्ट। राज्य संपत्ति विभाग के ड्राइवर अशोक की कल हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। पूरा मामला कुछ इस तरह से होता है कि कल सुरेश राणा लखनऊ आगमन होता है उनका, तब जो बीमार काफी समय से चल रहे थे अशोक वर्मा, उनको जबरन ड्यूटी पर बुलाया जाता है। ड्यूटी पर अमरीश श्रीवास्तव हैं जो मोटर इंचार्ज हैं, वो उनको बुलाते हैं और धमकी देते हैं कि अगर आप ड्यूटी पर नहीं आएंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। जिसके बाद बीमार अशोक वर्मा, हालांकि एयरपोर्ट जाते समय रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसके बाद उनको सिविल अस्पताल एडमिट कराया जाता, जहां पर जो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू किया। परिजनों का आरोप है कि जो अमरीश श्रीवास्तव हैं मोटर इंचार्ज, उन्होंने जबरदस्ती ड्यूटी पर अशोक वर्मा बुलाया, जिससे उनकी मौत हो गई। निश्चित तौर पर काफी देर हंगामा रात में चलता रहा। बाद पुलिस ने आश्वासन दिया कि जो जिम्मेदार लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब क्या होगा ये तो देखने वाला होगा कि पुलिस आखिर किस किन पर कार्रवाई करती है। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी समीर कंकी के साथ। कहते हैं लगाव सबसे बड़ी चीज है, इंसान हो या जानवर। अगर किसी से आपको लगाव हो जाए तो उसके बिना आप अपने आप को अधूरा महसूस करेंगे। ऐसी ही ये तस्वीर है जो ग्रेटर नोएडा की है। रोते बिलखती की महिला और बच्चे को देखकर हर किसी का दिल झकझोर जाएगा। ये किसी और के लिए नहीं बल्कि एक बंदर के बच्चे के लिए रो रहे हैं जो इनके पास था और अब उसे पुलिस और फॉरेस्ट विभाग की टीम ले जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्चा बंदर के बच्चे के साथ हमेशा रहता था। दरअसल बंदर बेचने की सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जैसे ही बंदर को ये लोग ले जाने लगे तभी माँ बेटा बिलख बिलख कर रोने लगे और बंदर को ले जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन किसी तरह फॉरेस्ट विभाग बंदर को अपने साथ ले गई। खबर अमरोहा से। मामूली सी बात पर 2 युवकों में विवाद हो गया। एक युवक ने दूसरे की गर्दन में चाकू घोंप दिया है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कोतवाली क्षेत्र के बिजनौर रोड का यह मामला बताया जा रहा है। तो मामले से विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया है। एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से गर्दन पर हमला किया है। अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दोनों युवकों के बीच किसी मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ था और एक युवक आपे से बाहर हो गया और उसने दूसरे की गर्दन में चाकू घोंप दिया है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसके बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2 युवकों के बीच मामूली सी बात को लेकर विवाद
हुआ था। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू से हमला कर दिया और गर्दन पे उसने वार कर दिया। युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। युवक को अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे रेफर किया गया है और हायर सेंटर में उसे रेफर किया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर, दो युवकों में मामूली सी बात पर विवाद हुआ और एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, उसके गर्दन में चाकू घोंप दी और उसके बाद युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि ये पता नहीं चला है कि दोनों युवकों में किस बात को लेकर अनबन हुई थी। बढ़ते हैं आगे। सुपर टेक मामले की जांच के लिए नोएडा आएगी एसआईटी। नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय में जांच करेगी एसआईटी। एसआईटी जांच में प्राधिकरण अधिकारी भी सहयोग करेंगे। एसआईटी को रिकॉर्ड दिखाने के लिए प्राधिकरण ने की है तैयारी। नक्शे में बदलाव मंजूरी देने पर गहनता से जांच की जाएगी। सीएम योगी ने 2 सितंबर को एसआईटी गठित की थी। एसआईटी को 1 हफ्ते में रिपोर्ट भी देने के निर्देश दिए गए थे और ट्विन टावर को गिराने के भी निर्देश दिए गए हैं। ट्विन टावर निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है और आपको बता दें कि ये जो एसआईटी टीम गठित की गई है उसमें एक आईपीएस को भी गठित किया गया है और आपको बता दें कि आईपीएस भी है इस टीम में, आईएएस भी है इस टीम में और अब ये टीम तैयारी कर रही है कि तमाम दस्तावेज खंगाले जाएं, नक्शे में क्या कुछ बदलाव किया गया, मंजूरी जो दी गई है ट्विन टावर बनाने की वो किस तरह से मंजूरी दी गई है। ये तो पूरी टीम जो है वो एसआईटी जो की टीम गठित की गई है वो नोएडा पहुंचेगी, नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय में जांच करेगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से नियमों की अनदेखी की गई और 2004 से 17 के बीच उन अधिकारियों की पूरी लिस्ट बनेगी जिनकी संलिप्तता थी इस पूरे मामले में, जब नियमों को ताक पर रखकर इस ट्विन टावर को बनाया गया था। आपको बता दें कि यह ट्विन टावर 40 मंजिला है और नियमों की अनदेखी करते हुए इसको मंजूरी दी गई थी और अब प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। निशांत, ये पूरे मामले की जिस तरह से गहनता की जा रही है, जांच की जा रही है, लगता नहीं है कि किसी भी दोषी को बख्शा जाएगा इस मामले में। एसआईटी अब आगे क्या कुछ करने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एसआईटी वहां पर टीम पहुंचने वाली है और जल्दी इस पूरे मामले में खुलासा किया जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अब एसआईटी की पूरी कगार पर ये जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और जल्दी इन पूरे मामले में कार्रवाई होनी तय हो चुकी है, जिसमें अब जो देखा गया है कि अब एसआईटी के शिकंजे पर है ये सब जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और एसआईटी की जो टीम है वो नोएडा अथॉरिटी पहुंच रही है। 4 सदस्यों की टीम पहुंचने वाली है और जल्दी पूरे मामले में एक्शन लेना बिल्कुल तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार पल पल की इसमें अपडेट ले रहे हैं और जी अभी नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उस रिपोर्ट के अंदर यह भी देखा गया है कि जो रिपोर्ट में 7 अधिकारियों के नाम दिए हैं। अब देखना यह होगा कि वो 7 अधिकारी जो है वो छोटी मछली है, लेकिन बड़ी मछलियों का नाम एसआईटी की जांच में आना तय है। कहीं ना कहीं ये भी है अगर जो उनसे बचाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही रहेगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है जो एसआईटी की टीम गठित की गई है उसके अंदर एक आईपीएस अधिकारी को भी तैनात किया गया है, जिससे कोई भी नाकामी ना की जाए और पूरी तरह से ईमानदारी से इसकी जांच की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसके बाद जो भी अधिकारी हो, चाहे आईएएस लेवल का अधिकारी हो, अध्यक्ष हो, सीईओ हो, एसीओ हो, उन पर कहीं ना कहीं गाज गिरेगी और अब उनको डर भी सता रहा है। जी निशांत, नोएडा प्राधिकरण की भूमिका किस सवालों के घेरे में है? अब जब नोएडा प्राधिकरण में जांच के लिए पूछताछ के लिए एसआईटी की टीम जाएगी तो क्या कुछ हो सकता है? देखिए, एसआईटी टीम जो है वो जल्दी वहां पर नोएडा अथॉरिटी पर पहुंचने वाली है और उसके बाद पहुंचने के बाद पूरे मामले में कागजी कार्रवाई से लेकर तमाम तरीके से वहां पर खंगालने की कोशिश की जाएगी। अधिकारी से पूछताछ की जाएगी। जो 2004 से लेकर 17 तक के जो अधिकारी हैं, किस किस की कहां पर पोस्टिंग रही है, किस किस का कहां पर क्या कुछ रोल रहा है, किसने नक्शा बनाया है, किसने मान्यता दी है, किसने परमिशन दी है, क्योंकि जो हस्तक्षेप है नीचे के अधिकारी से लेकर ऊपर के अधिकारी कहीं ना कहीं इस पूरे साठगांठ खेल में एमरोल्ड बिल्डर
जो टावर बनाया गया है उसमें पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही सबकी शामिल है, कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से जब जांच इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसके बाद शासन को रिपोर्ट इसमें सौंपी जाए, सौंपने के बाद कहीं ना कहीं गाज गिरना तय हो चुका है। जी निशान, गाज गिरेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें एसआईटी नोएडा पहुंच चुकी है। तो थोड़ी देर पहले जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि एसआईटी की टीम पहुंचने ही वाली है, एसआईटी की टीम नोएडा पहुंच चुकी है और अब एसआईटी जांच प्राधिकरण अधिकारी यहाँ का नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय में जाएगी और एसआईटी की टीम यहाँ पर तमाम दस्तावेज खंगालने की कोशिश करेगी कि कौन कौन से अधिकारी हैं जिनकी संलिप्तता थी और अब ये अधिकारी रडार पर हैं, इन पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।